हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, ये इस टेक्नोलॉजी में आप डीएनए को रिकॉम्बाइन करते हैं, आप उसे फिर से कंबाइन करते हैं। तो अगर आप बाय डेफिनेशन जाएंगे तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने टारगेट डीएनए को मैनिपुलेट करते हो और उससे एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हो एक एफिशिएंट वे में। सो द डेफिनेशन इज इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ टारगेट डीएनए into desired product in an efficient way. So basically what we are doing in recombinant DNA technology is we are cutting the desired DNA into a fragment and we are joining it with the another vector and then we are transferring into the host to get the recombinant DNA in a excess amount. So इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग कि डीएनए टेक्नोलॉजी को हम कैसे एक्चुअली में प्रोसेस करते हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं और कौन कौन से हम मॉलिक्यूलर टूल्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यों आरएनए टेक्नोलॉजी इतनी हमारे लिए वाइटल है। सो देखिए, आरएनए टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे लिए इसीलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के लिए बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आरएनए टेक्नोलॉजी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। बात करें अगर डिज़ायर्ड प्रोटीन्स बनाने की, डिज़ायर्ड पेप्टाइड्स बनाने की और थेरापेटिक्स बनाने की, तो मेडिसिन का फील्ड, एग्रीकल्चर का फील्ड और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, इन सभी में डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स काफ़ी कमर्शियल लेवल पर स्केल अप किए जा रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं कि कैसे आप कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आप डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स। देखिए, जो सबसे पहला स्टेप आता है डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसे कहते हैं आप आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमें हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, जिसे आप टारगेट डीएनए भी कह सकते हैं, पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हैं, उसको आपने आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट करना है। ठीक है, कैसे आइसोलेट करते हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेप इज़ द आइसोलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए। आफ्टर आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए, आप इस डिज़ायर्ड डीएनए का ट्रीटमेंट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ और उसके बाद आप फॉलो करेंगे आइसोलेशन ऑफ वेक्टर। नाउ व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर आपका एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल होता है जो आपके इस डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को होस्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। तो आपने इस वेक्टर का भी आइसोलेशन करना है। ओके, कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है, हमें हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको हमने आइसोलेट कर दिया। फिर हमने हमारे वेक्टर को भी आइसोलेट कर दिया। वेक्टर को आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे उस दो टुकड़े हो गए हमारे पास, एक हमारे पास वेक्टर डीएनए का फ्रैक्शन आ गया, एक हमारे पास डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रैक्शन आ गया। तो उन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो उससे जो तैयार डीएनए होता है वो कहलाता है आपका काइमेरिक डीएनए, या इसको आप आरडीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने काइमेरिक डीएनए की फॉर्मेशन कर दी और इसको फॉर्म करने के लिए आप डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज़ करेंगे। काइमेरिक डीएनए बनने के बाद अब इस काइमेरिक डीएनए का इनकॉर्पोरेशन कराया जाएगा होस्ट के अंदर। तो होस्ट के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र करवाएंगे। होस्ट की बॉडी के अंदर क्या होगा, इस इनकॉर्पोरेटेड रिकॉम्बिनेंट या फिर काइमेरिक डीएनए का ट्रांसलेशन होगा और एक पर्टिकुलर जीन जो था उसके अंदर प्रेजेंट वो अपने को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो जीन के एक्सप्रेशन की वजह से क्या होगा, मान लीजिए उसके अंदर आपने इंसुलिन हार्मोन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था, तो जीन का एक्सप्रेशन होगा तो जीन इंसुलिन हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो आपके होस्ट के अंदर कमर्शियल अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में आपका हार्मोन की सिंथेसिस होने लगेगी। फिर आप उस पर्टिकुलर होस्ट में से उस प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। इसी को आप डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस भी कहते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी का जो एंड स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। तो आम भाषा में उसे कह सकते हैं आप प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, और अगर हम डीएनए टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बोलें तो उसे कहा जाता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहला स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन सा डीएनए लेना था। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने ह्यूमन डीएनए लिया है। सो ह्यूमन डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको हमने आइसोलेट करना है। तो कैसे आइसोलेट करेंगे, सबसे पहले आप एक ह्यूमन सेल को लेंगे। ठीक है, उसका आप किसी केमिकल और एंजाइम के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो केमिकल और एंजाइम के ट्रीटमेंट के बाद आप उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज की ट्यूब होती है जिनके अंदर ऑलरेडी आपका कैल्शियम क्लोराइड या आपका सुक्रोज फिल रहता है, उसमें आप अपनी सेल को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो ये आपकी थी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जिसके अंदर आपका ऑलरेडी कैल्शियम क्लोराइड था। इसमें आपने मान लीजिए ये दिस वाज योर सेल, तो आपने इसके अंदर अपनी जो सेल थी जिसमें से आपको डीएनए आइसोलेट करना था वो आपने इसके अंदर डाल दी। फिर आप क्या करेंगे, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर हाई स्पीड पर आपका ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो है वो रोटेट करेंगे। तो हाई स्पीड पर इन ट्यूब्स के रोटेशन से इनके अंदर पड़ा जो आपका मटेरियल है उसके फ्रेगमेंट होने लगेंगे। तो आपको डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आप अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से आपको क्या मिल जाएंगे, डीएनए के बहुत सारे यू विल रिसीव द
वेरी फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप हो गया, आपने डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो आइसोलेट कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अब आप क्या करेंगे, अब आप उस डीएनए के फ्रेगमेंट को के स्पेसिफिक साइट पे कट लगाने के लिए, मान लीजिए ये आपका वो डीएनए का फ्रेगमेंट था जो आपने आइसोलेट किया, अब आपको इस पूरे डीएनए के फ्रेगमेंट में से ये वाला जो हिस्सा है ये आपको कट करना था। ठीक है, तो आप इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम हमारे डेली लाइफ में पेपर को कट करने के लिए सीजर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए हम हमारा एक मॉलिक्यूलर एंजाइम यूज़ करते हैं। इसे आप कटिंग एंजाइम भी कह सकते हैं। इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम आप जैसे ही इसके अंदर डालेंगे अपने डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर, तो ये एंजाइम क्या करेगा, आपके इस डीएनए के फ्रेगमेंट में से इस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और इस साइट को कट कर देगा। कट करने के लिए क्या करता है, ये एंजाइम आपके इस न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है और आपका ये डीएनए का फ्रेगमेंट, ये फॉर एग्जांपल ये आपका पेरेंट डीएनए था, इसमें आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला तो ये वाले साइट को इस एंजाइम ने रिकॉग्नाइज किया और आपको ये एक डिजायर्ड टुकड़ा दे दिया आपके डीएनए का। सो दिस इज द कटेड पोर्शन ऑफ योर डिजायर्ड डीएनए। सो आपने इसको रिसीव कर लिया। ओके, ये वाला जो स्टेप है मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब मैं आपको टूल्स बताऊंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। इसी वीडियो के आगे तक देखिएगा, वहाँ पे समझ में आएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, हमें हमारा डिजायर्ड डीएनए मिल गया। हमने इस पूरे डीएनए के फ्रेगमेंट में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ऐड करके इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को हमने रिसीव कर लिया। तो ये हमारा हो गया डिजायर्ड डीएनए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप था वेक्टर का आइसोलेशन। अब हम वेक्टर का आइसोलेशन करेंगे। जैसा कि हमें पता है वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक व्हीकल है, आप समझ लीजिए ये एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है जो इस डिजायर्ड डीएनए को होस्ट तक ट्रांसफ़र कराने का काम करता है। जैसे आप मान लीजिए आप पैसेंजर हैं, ठीक है, तो ये डिज़ायर्ड डीएनए को पैसेंजर डीएनए भी कहा जाता है। तो डिज़ायर्ड पैसेंजर को कहाँ पहुंचना होता है, मंजिल पर। तो इस डिज़ायर्ड डीएनए की मंजिल क्या है, होस्ट। तो हम को अगर हमारी मंजिल तक पहुंचना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मुझे दिल्ली घूमने जाना है तो मुझे दिल्ली कौन घुमाएगा, एक कोई ना कोई एक वेक्टर चाहिए, कोई ना कोई एक व्हीकल चाहिए। वेक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं, अभी हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपने एक कैरियर को ले लेना है, वो कैरियर मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपके इस डिज़ायर्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को होस्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो पहले तो हमें डीएनए इस वेक्टर को आइसोलेट करना पड़ेगा। इसको आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट करने के लिए हमारे पास कई प्रकार के वेक्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने चूज़ किया है, मान लीजिए प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड आपका एक डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, राइट। तो इसके चारों ओर सेल वॉल रहती है। तो आप क्या करिए, इसका आप चिलेटिंग एजेंट इथाइलेन डाई टेट्रामाइन से आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए। तो ये चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, आपके इस प्लाज्मिड पहले आप इसकी ट्रीटमेंट कराइए ईडीटीए के साथ और लाइसोसोम के साथ। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप उसकी ट्रीटमेंट कराइए सोडियम लोराइल सार्कोसिनेट के साथ। इसकी ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको प्लाज्मिड रिसीव हो जाएगा, ठीक है, आपकी सेल में से प्लाज्मिड रिसीव हो जाएगा। यू विल रिसीव दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल। तो उस प्लाज्मिड की क्या खास बात होती है, वो प्लाज्मिड क्या करता है, वो प्लाज्मिड आपके इस डिज़ायर्ड डीएनए को अपने साथ बाइंड करके आपके होस्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर आप इस प्लाज्मिड को क्या करिए, इसको आप फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीटमेंट करवाइए। तो इससे ट्रीट करवाने के बाद फिर से ये एंजाइम तो कटिंग का काम करता है, तो ये इस आपके प्लाज्मिड को भी कट करने का काम करेगा और आपको आपके इस प्लाज्मिड के भी कुछ इस तरीके से स्टिकी एंड्स मिल जाएंगे, या फिर आप इसको कहें इसके आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएंगे। तो इस वाले डीएनए फ्रेगमेंट में से आपको अपना एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया, उसको आपने ट्रीट रख दिया साइड में। फिर आपने अपने वेक्टर का ट्रीटमेंट करके उस वेक्टर के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को लिया। तो आपके इसके स्टिकी एंड और इसके स्टिकी एंड आपस में ज्वाइन कराने रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे वेक्टर के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आर रेडी टू कंबाइन विद द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ आवर डिजायर्ड और आवर टारगेटेड और पैसेंजर डीएनए। सो अब क्या होगा, देखिए ये हमारा वेक्टर डीएनए है, ये हमको रिसीव हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, अब आप इनको मिक्स करवाएंगे, आप इनको ज्वाइन करवाएंगे। ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और ये वाला डीएनए आपका ज्वाइन होना ज़रूरी है। तो इनको ज्वाइन कराने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम हमारा ज्वाइनिंग एंजाइम है। आपने क्या किया, आपने डीएनए लाइगेज एंजाइम ऐड कराया। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम आपके वेक्टर डीएनए को और आपका जो डिज़ायर डीएनए था उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। तो जब आपका डिज़ायर डीएनए और आपका वेक्टर का डीएनए आपस में मिक्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो एक हाइब्रिड डीएनए बनाएंगे। इसी को आप काइमेरिक डीएनए या आप इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने रेड कलर से बना रखा है, ये मेरा पेरेंट डीएनए है और ये वाला जो है वो वेक्टर का जो डीएनए था वो था। तो इन दोनों में जब मैंने डीएनए लाइगेज डाला तो ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। इसको आप एनीलिंग भी कह सकते हैं,
एनीलिंग, एनीलिंग का मतलब होता है जुड़ना। ओके, तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आपके डिजायर्ड डीएनए का है। इसका स्टिकी एंड आपके वेक्टर डीएनए के स्टिकी एंड से ज्वाइन कर गया, यानी कि यू रिसीव अ कंबाइंड प्रोडक्ट, अ रिकॉम्बाइंड प्रोडक्ट। इसी को आप काइमेरिक प्रोडक्ट या काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। तो आपको आपका काइमेरिक डीएनए मिल गया। नाउ व्हाट वी डू, अब इस काइमेरिक डीएनए को हम डालेंगे कहाँ, हमारे होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल हमने चूज़ कर ली। होस्ट सेल हमारी प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है। मोस्टली हम लोग प्रोकैरियोटिक होस्ट को ही चूज़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। सो हमने होस्ट सेल ले लिया और उसके अंदर हमने हमारे इस काइमेरिक डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ जाके क्या करेगा, फिफ्थ स्टेप फॉलो होता है। यहाँ पर आपका जो काइमेरिक डीएनए है वो अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने होस्ट बॉडी के अंदर जाके अपने को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो जिस भी पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस का कोड लेके आया है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देगा, जिसको आप डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस वॉज द बेसिक स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सेकेंड वॉज द आइसोलेशन ऑफ वेक्टर। थर्ड वॉज द फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए और recombinant DNA. Then fourth step was the transfer of this rDNA into the host. What happens after this? अब क्या होगा, ये होस्ट बॉडी के अंदर आपका जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन आप डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर आप अपने उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, उसको वहाँ से आइसोलेट करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और फिर उसको आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर टूल्स के बारे में। कौन कौन से टूल्स आप अपनी इस डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे जो डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस प्रोसेस को करने के लिए चाहिए। ये सारे स्टेप आपके कब फॉलो होंगे, जब आपके पास ये 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ आपके पास एंजाइम होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहला टूल है एंजाइम्स। अगर हम बात करें मेन एंजाइम्स की तो मेन यहाँ पर 2 एंजाइम्स हैं, एक है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा है डीएनए लाइगेज। ये दोनों हमारे मेन एंजाइम्स हैं। इनके अलावा आप एल्कलाइन फॉस्फेट, पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन 3 एंजाइम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका आर टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। पर जो मेन हमारे एंजाइम्स हैं ये है हमारा कटिंग एंजाइम और इसको आप सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। और डीएनए लाइगेज हमारा है जॉइनिंग एंजाइम। ये हमारे 2 कटे स्टिकी एंड जो होते हैं हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स के, उनको जॉइन करने का काम करता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे टूल की। तो दूसरा टूल है हमारा वेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल, या ये वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जो आपके डिज़ायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराता है। तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, डिज़ायर्ड डीएनए और होस्ट के बीच की कड़ी। तो वेक्टर्स के लिए हम लोग चूज़ कर सकते हैं प्लाज्मिड्स को, बैक्टीरियोफेज को, कॉस्मिड्स को। कॉस्मिड प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। प्लाज्मिड मैं आपको बता चुकी हूँ किसे कहते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है आपका, उसे कहते हैं। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, बैक्टीरियोफेज आपके जो बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस होते हैं उनको आप बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कॉस्मिड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक स्टैंड्स फॉर मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक स्टैंड्स फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इन सभी का इस्तेमाल आप एज अ व्हीकल और एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम कर सकते हैं। मूविंग टू द थर्ड टूल इन द आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज आवर होस्ट। अब हम होस्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। होस्ट हमारा ऐसा हो जिसके अंदर बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता हो। तो इसीलिए हम लोग मोस्टली प्रोकैरियोटिक को यूज़ करते हैं, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो यूकैरियोटिक में, हम प्रोकैरियोटिक में बात करें तो इसमें हम लोग ई कोलाई का इस्तेमाल करते हैं। यूकैरियोटिक भी यूज़ होते हैं। यूकैरियोटिक में हम लोग किसी भी प्रकार की फंगस सेल को यूज़ कर सकते हैं, प्लांट सेल्स को यूज़ कर सकते हैं और मैमेलियन सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल का भी एक फ़ायदा है, इसे आप उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आप यूकैरियोटिक कैटेगरी के फंगस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप एज अ होस्ट, ठीक है। तो उनके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी पॉसिबल होते हैं, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ये बस रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर पाता है, बट ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन नहीं करता। तो मोस्टली हमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन वाले होस्ट चाहिए होते हैं, इसलिए हम लोग प्रोकैरियोट्स को ही चूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, इनको आप मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं क्योंकि ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट पर एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर कट लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वहाँ पर प्रेजेंट जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड होता है ये उसको तोड़ने का काम करता है। और जैसे ही आपका ये एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड को तोड़ता है तो आपके जो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके जो एडेनिन थाइमिन बेस होते हैं उनकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और पूरा का पूरा डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है।
अगर हम ब्रॉडली बात करें हमारे न्यूक्लियस एंजाइम्स की, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो होते हैं जो आपके डीएनए के इंटीरियर की तरफ काम करते हैं, इंटीरियर बॉन्ड, अंदर की तरफ से फॉस्फोडाइस्टेरेस बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस वो होते हैं जो आपके डीएनए के बाहर की तरफ से आपका क्लीवेज का काम करते हैं। अब एक दो तीन चीज़ें इसके बारे में जाननी और ज़रूरी है। इसको रेस्ट्रिक्शन क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आप इसका नाम देखेंगे तो वो है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, इसलिए इसे रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक कटिंग एंजाइम है। देखिए, अगर आप बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, तो ये एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपका 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1, और एक होता है टाइप 2, एक होता है टाइप 3। ये जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 है, ये आपका, इसके अंदर आपके ये 4 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पर जाकर एक्ट करता है, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फॉलो करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप उसको अगर 5 to 3rd ओरिएंटेशन में पढ़ेंगे तो वो तब भी सेम कोड लेके चलेगा, और 3 to 5 पढ़ेंगे तब भी आप उसको सेम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो EcoRI आपका पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, अगर आप इसको देखें तो इसके जो फर्स्ट के 3 लेटर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपने ये एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन किया है, इसका सोर्स क्या है। तो ई कोलाई में ई स्टैंड्स करता है जीनस, यानी कि ये इस्चीरिया जीनस का है, स्पीशीज इसकी है कोलाई। ओके, और आर मतलब ये आपका रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक एंजाइम है। 1 का मतलब ये है फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ होगा इसलिए इसको 1 बोल दिया है। सो जो EcoR1 है ये स्पेसिफिक होता है कटिंग के मामले में, ये आपका स्पेसिफिक कट लगाता है। स्पेसिफिक कट कैसे लगाता है? होता है आपका, ये आपके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करने का काम करता है, आपका EcoR1 टाइप ऑफ एंजाइम। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस रीड करता है वो है आपका GAATTC, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। सो ये इस कोड को आपका रिकॉग्नाइज करता है। 5 to 3 ओरिएंटेशन में जो स्ट्रैंड आपका 5 to 3 ओरिएंटेशन में होगा, वहाँ पर अगर ये सीक्वेंस है तो ये इसको रीड करता है। अब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है अगर ये 3 to 5 ओरिएंटेशन में भी अगर स्ट्रैंड है तो भी आप इसको कैसे रीड करेंगे? GAATTC, तब भी आप इसको ऐसे ही रीड करेंगे। यानी कि आप इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी कि आप उसको चाहे 5 to 3 ओरिएंटेशन में रीड करें, चाहे 3 to 5 ओरिएंटेशन में रीड करें, इसका जो सीक्वेंसिंग ऑर्डर रहेगा वो GAATTC ही रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कटिंग के मामले में। ये हमारे डीएनए के, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए का टुकड़ा था, ये 2 डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे, तो ये क्या करेगा, ये आपके जी पर कट लगाएगा। ये एक स्ट्रैंड था 5 to 3 ओरिएंटेशन में, यहाँ से इसकी कोडिंग स्टार्ट थी GAATTC, तो ये यहाँ पर कट लगाएगा इस स्ट्रैंड पर। और दूसरा जो स्ट्रैंड था जो 3 to 5 ओरिएंटेशन में था, उसके अंदर भी जो सीक्वेंस होगा वो यही ऐसे होगा GAATTC, तो यहाँ पर भी इस स्ट्रैंड में भी वो जी पर कट लगाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं वो जब कटिंग करते हैं, जब वो क्लीवेज करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपनी क्लीवेज के मामले में, क्योंकि उनकी रिकॉग्निशन पावर होती है। वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको आपका क्लीव करके आपके फ्रेगमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल राइट, अब हम बात कर लेते हैं हमारे ये ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल होते हैं, और वेक्टर्स के रूप में आप बहुत सारे वेक्टर्स हैं आपके जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्लाज्मिड भी यूज़ कर सकते हैं। प्लाज्मिड, जैसा कि आप पता है, ये डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप बैक्टीरियोफेज को भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस जो होते हैं उनको भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये आपके जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको आपका होस्ट डीएनए तक का ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कॉस्मेट आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये यैक है, ये बैक है, ये मैक है, इनमें से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं एज अ वेक्टर। अब इन्हें आप किस बेसिस पर चूज़ करेंगे? इन्हें आप चूज़ करेंगे आपका जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है। हर एक वेक्टर की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे जब आप ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के टाइप्स देखते हैं तो एक है आपका ट्रांसपोर्टिंग मीडियम बस, एक है कार, एक है ट्रेन, एक है हेलीकॉप्टर, एक है आपकी मोटरसाइकिल। तो आप देखेंगे सबके अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है, मोटरसाइकिल मैक्सिमम 3 पैसेंजर बैठा सकती है, कार आपके 5 पैसेंजर बैठा सकती है, ट्रेन आपके
1000 तक बैठा सकती है। सो देखिए आप सभी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो इनकी भी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो कुछ जैसे प्लाज्मिड है, ये आपके कुछ मॉलिक्यूलर वेट तक के ही आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। तो आपको अपने डीएनए, जिस डिजायर्ड डीएनए को आप इनकॉर्पोरेट कराना चाह रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर आप अपने वेक्टर्स को चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं होस्ट की, जो तीसरा टूल है। आपको पता है आपका जो होस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होस्ट को आप सेलेक्ट करते हैं कि आपका कितना फास्ट रेप्लिकेशन वो होस्ट कर सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यूजुअली हम लोग प्रोकैरियोटिक्स को यूज़ करते हैं जो कि आपके फास्ट रेप्लिकेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो उसमें आप ई कोलाई को चूज़ करते हैं। और इसके साथ जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको, इन सभी टूल्स को आप जब कंबाइन करेंगे तो ही आप rDNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द rDNA टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट द नोट्स you can again check the description box for the PDF. Thank you so much for watching my video.